हेलो एंड वेलकम बैक। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूप में। देखिए, हम लोग इस वीडियो की सीरीज में देख रहे थे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, स्पेशली जो मूल विधि, संविधान और समान ज्ञान के हैं, और खासकर इसमें हम लोग जो एक्सप्लेनेशन इसका देख रहे हैं। देखिए, हम लोग सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन डील नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसमें एक्सप्लेनेशन जो देख रहे हैं वो आपके जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वजह से ये हमने सीरीज चालू की है। अगर आपने प्रीवियस पहले हमारे जो वीडियोज हैं लास्ट देखे हैं तो आपको पता चल रहा होगा इसमें हम क्या, हमारा एक्सप्लेनेशन का तरीका क्या है और किस वजह से हमारे वीडियो लेंदी होते हैं। और आपसे हमने एक एडवाइस भी मांगी, मतलब एक सजेशन भी मांगा था कि क्या हम अपने वीडियो को इसी तरह से कंटिन्यू करें जो हमारे एक्सप्लेनेशन के वे है, या डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराएं। तो आप उसको कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, आज हमने नंबरिंग भी डाली जिससे कि देखिए आपको क्या बता दे कि 40-40 क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में, तो 41 से लेकर 80 तक आपका क्या है, जीएस का पोर्शन है। तो 41 से 60 एक दिन में करा लें और 60 से 80 दूसरे दिन करा लें। इस वजह से हमने नंबरिंग भी डाल दी है जिससे कि कोशिश रहे हमारी कि एक वीडियो में 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो जाता है तो कई बार क्वेश्चन 20 नहीं हो पाते, कम ही हो पाते, ठीक है। तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करने की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में पारित का उद्देश्य है सरकार को अधिकार प्रदान करना ताकि वह कोयला उत्खनन कार्य को चलाए रखने और कोयला संसाधन के अनुकूलतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर कोयले के खदानों का आवंटन कर सके। देखिए, वर्ष 2015 में एक कानून पारित हुआ था, वो था कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम। कोयला खान अधिनियम था, कोयला खान एक्ट था, जिसके तहत ये अधिकार आ गया था कि अब जो कोयला संसाधन है उसमें जो मोनोपोली थी, अभी तक इसकी मोनोपोली थी, वो था CIL। अगर आप बीटेक के हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कोल इंडिया लिमिटेड। ये बनी थी 1974 में और इसका एकाधिकार था, मोनोपोली थी 41 सालों की, और ये 2015 था। अकेली ऐसे खान थी जो ना कि इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोयला खदान करती थी, ठीक है, कोयला खोदती थी। ये एकाधिकार अब समाप्त कर दिया गया 2015 के कानून के बाद, कोयला खान अधिनियम, जिसके तहत अब यहाँ पर क्या आ गया, प्रतिस्पर्धी बोली आ गई, यानी कि कंपटीशन होगा कह सकते हैं, या बोली लगेगी, नीलामी होगी, फिर उस हिसाब से उसको आवंटन किया जाएगा कौन खदान को खोदेगा। तो ये था इसका कंप्लीट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित प्रथम पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में खोला गया? तो देखिए, साइबर अपराध की बात करें, वैसे अगर आप गेस भी करेंगे तो बिल्कुल सही गेस कर देंगे। भारत की IT सिटी बेंगलुरु के अंतर्गत 2001 में साइबर अपराध के लिए समर्पित पहला पुलिस स्टेशन खोला गया। साइबर अपराध आप जानते हैं जैसे कि क्या होता है कि फोन के द्वारा हैकिंग करके कई बार लोग ब्लैकमेल कर लेते हैं, या कई बार बैंक से पैसे चुराना, कोई भी आप साइबर क्राइम करते हैं, ठीक है, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी का पीछा करना, किसी की प्राइवेसी में हनन डालना, तो ये सब के लिए एक पुलिस स्टेशन खोला गया 2001 में, पहला पुलिस स्टेशन जो कि बेंगलुरु में खोला गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2016 में किस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, ठीक, साउथ एशियन एसोसिएशन देश ने अपने हिंदू अल्पसंख्यकों को अपनी शादी रजिस्टर करने का अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो देखिए, एक सार्क की एक कंट्री है जिसमें उन्होंने हिंदू, यहाँ पर वह हिंदू अल्पसंख्यक, देखिए यहाँ चारों देश ऐसे हैं यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक में है, तो वहां पर अपनी शादी को रजिस्टर करने का अधिकार दिया। और आपको ये जानकर बहुत ही मतलब अचंभा होगा कि ये देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 2016 में हिंदुओं को मतलब ये अधिकार दिया कि वो अपनी शादी रजिस्टर करा पाए। इसके पहले हिंदुओं को ये अधिकार नहीं था कि वो अपनी शादी को रजिस्टर करा पाए। अच्छा, सार्क की बात की गई तो आइए सार्क की बात कर लेते हैं। सार्क में देखिए टोटल 8 कंट्री आती है, ठीक है, 8 कंट्री जो भारत की जो नेबर्स हैं सारी की सारी। अच्छा, भारत मैप वाइज देख लेते हैं क्या क्या। देखिए, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर की बात की जाए तो नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नीचे चला जाए तो श्रीलंका हो गया, यहाँ पर मालदीव है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक कंट्री इसकी है नेपाल और अफगानिस्तान, ठीक है, तो ये मालदीव। तो ये 8 कंट्री हैं जो सार्क देश में। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपसे डिस्कस कर दें, सार्क का, अच्छा एक और क्वेश्चन है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर देखिए काठमांडू नेपाल में, तो ये चीज याद रखिएगा, कई बार इसका हेडक्वार्टर पूछा गया। अच्छा, दूसरी बात जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे थे वो ये है कि जो सार्क की ये कंट्रीज हैं जो हमारे पूरी पड़ोसी कंट्रीज हैं, तो इसमें अगर आपको देखा जाए तो ये बनाया गया था कि यहाँ पर हम भारत का वर्चस्व हो सके, देखा जाए तो हमारी पड़ोसी कंट्री है, यहाँ पर किसका, भारत अगर इनको हेल्प करेगा, इनको मतलब सहयोग प्रदान करेगा समय समय पर, तो यहाँ पर भारत का दबदबा होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि इनमें से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर चाइना का दबदबा है।
श्रीलंका को पूरी तरह से कब्जा कर लिया, पाकिस्तान को पूरी तरह से इन्होंने कब्जा कर ही लिया है कह सकते हैं चाइना ने। चाइना का दबदबा हर जगह, नेपाल में भी देख ही रहे हैं आप किस तरह से अपना दबदबा बढ़ा रहा है चाइना। तो ये हमारे लिए सोचने का विषय है कि हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए कि ये कंट्री चाइना की तरफ इंक्लाइन ना होकर हमारी तरफ इंक्लाइन हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? यह अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू है। भारतीय दंड संहिता अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू है। पहला नंबर 1 स्टेटमेंट। सेकंड, यदि किसी भारतीय नागरिक पर उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलता है तो उसके साथ उसी तरह पेश आया जाएगा जैसे कि वह कृत्य भारत में किया गया हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, सेकंड स्टेटमेंट तो पूरी तरह सही है कि यदि किसी भारतीय नागरिक पर उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलता है तो उसके साथ उसी तरह पेश किया जाएगा जैसे कि उसने वो कृत्य भारत में किया गया हो। ठीक है, अब देखिए इस स्टेटमेंट की बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता पूरे भारतवर्ष में लागू है। देखिए, जब ये क्वेश्चन आया था 2017 की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय ये गलत था, लेकिन अब ये सही है। जैसा कि आपको पता है 2019 अगस्त 2019 डेट भी बात कर रहे तो 9 अगस्त 2019 को हमारे गृह मंत्री ने संसद में एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया था। वो ये था कि जम्मू एंड कश्मीर को हम भारत की टेरिटरी में मिला रहे हैं। उसके पहले ये नियम जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था, पूरे भारतवर्ष में भारतीय दंड संहिता नहीं लगती थी। 2019 अगस्त के बाद से जम्मू कश्मीर में भी लगने लगी है। तो अगर आज के तथ्य में बात करें तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी ए और बी दोनों सही होगा। लेकिन 2017 के उसमें बात करेंगे तो केवल बी सही होगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। 2019 को आर्टिकल 370 समाप्त कर दी गई और जम्मू कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा हो गया, अखंड भारत का हिस्सा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में अंतर्गत उल्लेखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है? आइए पढ़ते हैं कौन कौन से नहीं आता। देखिए इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, नहीं आता, यानी कि इसमें से 3 ऐसे जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं और 1 नहीं है। तो देखिए, जिन विचारों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया उन्हें संजोना और उनका अनुसरण करना, क्या ये एक मौलिक कर्तव्य है? जी हाँ, ये एक मौलिक कर्तव्य है। सेकंड, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, इसको होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए। समस्त व्यक्तित्व और सामूहिक गतिविधियों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना, बिल्कुल सही बात है, ये भी एक तरह का मौलिक कर्तव्य ही है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और इसके आदर्शों और प्रतिष्ठानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, जी हाँ, ये भी एक तरह का मौलिक कर्तव्य है। ये जो ऑप्शन बी है, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन हाँ अगर इसको आप बात किया जाए ना तो इसको फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत लाया जा सकता है। अभी है नहीं, बट लाया जा सकता है कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना हमारा एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अच्छा मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4, इसमें पार्ट 4 और आर्टिकल की बात कर ली जाए तो 51A, कहाँ 51A के अंतर्गत निहित है। और आज टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हमारे पास, पहले 10 थे। 2002 में 86वां संशोधन आया था, कौन सा? 86 संशोधन। याद कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। पहले 11 थे, अब 10 हैं और ये 2002 में 86वां संशोधन आया था, उसके तहत एक बढ़ाया गया था। वो कौन सा बढ़ाया गया था? शिक्षा का अधिकार। देखिए मौलिक राइट की बात की जाए, अगर फंडामेंटल राइट की बात की जाए तो वहां पर शिक्षा का अधिकार ऐड कर दिया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को सरकार मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करेगी। इसका कल हमने क्वेश्चन भी कराया था जिसमें 60:40 का रेशियो सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट वहन करेगी खर्चा। और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था कि जो गार्जियंस है और जो पेरेंट्स है उनका ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रोवाइड करे। ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य था। तो आप कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, पहले थे 10। और मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो पार्ट 4 आर्टिकल 51A के अंतर्गत निहित है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के त्रिपुरा सत्र के अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार कौन था? देखिए हालांकि ये क्वेश्चन आपको पता होगा अगर आप हिस्ट्री के जरा से भी टच में है तो बाकी इसके डिटेल में चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन की। 1939 की पहले बात की जाए तो इसमें महात्मा गांधी की तरफ से जो इनका पसंदीदा उम्मीदवार था वो थे पट्टाभी सीतारामैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। लेकिन आइए इस पर थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। वर्ष 1938 की बात की जाए तो INC के जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद वर्ष 1939 में जब INC का चुनाव हो रहा था तो एक तरफ खड़े थे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दूसरी तरफ थे पट्टाभी सीतारामैया जो कि हैं महात्मा गांधी के उम्मीदवार। लेकिन चूंकि इसमें फिर से सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और फिर
गांधी जी का मन थोड़ा सा खराब हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस जाते हैं गांधी जी के पास कि कहते हैं कमेटी कैसी बनाई जाए, आप थोड़ा सा हेल्प करें। तो वो बोलते हैं आपने चुनाव जीता है, आप बनाए कमेटी, हमारा इससे क्या लेना देना। तो इसके चलते सुभाष चंद्र बोस रिजाइन दे देते हैं और इसको त्रिपुरी संकट नाम से भी जाना जाता है वर्ष 1939 के सेशन को। कई बार आता है कि त्रिपुरी संकट क्या है या किस वर्ष हुआ, तो ये वर्ष 1939 में हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया। उसके बाद हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 1939 की राष्ट्रपति के मतलब इसका अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला 1939 का। ठीक है, तो ये पूरा इसका था, आपको पता होना चाहिए त्रिपुरी संकट क्या था, वर्ष 1939 आईएनसी सेशन में क्या हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, पता होगा, मोस्ट ऑफ दी सभी को पता होगा। लेकिन आइए कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करें। देखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जब राष्ट्रपति हमारे उपलब्ध नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए उन पर महाभियोग चल रहा है या वो उस कंडीशन में नहीं है कि उस समय वो राष्ट्रपति रह पाए, प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर पाए, तो उपराष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और जिस समय उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट बन जाते हैं उस समय वो राज्यसभा के सभापति नहीं रहते हैं, हमेशा तो रहते हैं, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उनका ये पद छूट जाता है। दूसरी बात, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि जब ये राष्ट्रपति बन जाते हैं तो राज्यसभा का सभापति कौन होगा? तो देखिए आपको बता दें, जब भी उपराष्ट्रपति बनते हैं, जैसे कि आज के उपराष्ट्रपति बहुत इजी क्वेश्चन है, वेंकैया नायडू है, हालांकि हम ये क्वेश्चन आपसे पूछने वाले थे। तो जब ये उपराष्ट्रपति बनते हैं तो ये अपनी कमेटी बनाते हैं राज्यसभा में 10 लोगों की। कितने लोगों की? 10 लोगों की। और उनका प्रेसिडेंट डिफाइन कर देते हैं कि नंबर 1 में आप है, नंबर 2 में आप है, नंबर 3 में आप है। तो जब उपराष्ट्रपति चले जाते हैं तो ये जिन्होंने कमेटी बनाई है ये बनते हैं सीनियर मोस्ट जो होते हैं, ये पदेन सभापति होते हैं। ये भी नहीं है तो सेकंड वाले होते हैं, सेकंड नहीं तो थर्ड वाले, इस तरह करके 10 तक होते हैं। मान लीजिए ये 10 के 10 लोग नहीं है, अगर 10 के 10 लोग नहीं है तो राज्यसभा का जो सीनियर मोस्ट मेंबर, जो वरिष्ठ मेंबर जिसको बोला जाता है, वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में जानिएगा, ये क्वेश्चन इतने डीप में आता है और आपके एग्जाम में आया हुआ वो क्वेश्चन है, तभी हम इसको इतने डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उसको सैलरी किस बात की मिलती है? उपराष्ट्रपति की सैलरी मिलती है कि राज्यसभा के सभापति होने की सैलरी मिलती है? तो देखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको राज्यसभा का सभापति होने के नाते सैलरी मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति होने के नाते। जैसा कि आपको पता होगा भारत के राष्ट्रपति की सैलरी आज 5 लाख है। अभी अभी रामनाथ कोविंद जी जब अपने होम टाउन कानपुर आए थे तो उन्होंने बताया भी था कि उन्हें 5 लाख सैलरी मिलती है। ठीक है, तो आपको ये बात पता होगी। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति की सैलरी कुछ भी नहीं होती एज अ उपराष्ट्रपति, इनको जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा का सभापति होने के नाते मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर कुकर में सूर्य के अवरक्त प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बचपन में खेलते भी रहे होंगे कि एक लेंस लेते थे और सूरज की रोशनी आती थी और यहाँ पर नीचे या तो हाथ लगा देते थे या कागज लगाते थे और इस तरह फोकस करके उसको जला देता था कागज। यहाँ से रोशनी आती थी सूरज की और इसको नीचे जलने लगता था। तो ये कौन सा लेंस होता था? ये अवतल लेंस होता था। उस समय लेंस की बात करें, लेकिन सेम चीज सोलर कुकर में होता है। अवतल दर्पण लगाया जाता है जिससे कि सूर्य की रोशनी जो आ रही है उसको एक जगह पर फोकस कर दे, जिससे कि खाना बहुत जल्दी पक जाए। इजी क्वेश्चन था, साइंस का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एक बार फिर से। तो देखिए यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं। पहले तो विधायकों की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा, यहाँ पर इन्होंने ना तो ये बोला है यूटी की बात की है, ना तो इन्होंने स्टेट की बात की है, पूरे भारत की बात की है। तो पूरे भारत की बात की तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुडुचेरी। और पुडुचेरी जैसा कि आपको पता है ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, पुडुचेरी में कितनी सीट है? 30 सीट है केवल, और सबसे छोटी विधानसभा है ये हमारी। और यहाँ से केवल 1 लोग नॉमिनेट होते हैं हमारे संसद के लिए, लोकसभा के लिए। ठीक, अब देखिए हमारे जो अदर क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये तो यूटी की बात कर लिया, अब पूछ लेता है कि कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे छोटी विधानसभा है? तो उसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, और सिक्किम में 36 सीटें। एक चीज आपको क्वेश्चन यहाँ पर और बताते हैं, भारत के कानून के अंतर्गत संविधान में लिखा है मिनिमम सीट होनी चाहिए 40 विधानसभा में, लेकिन सिक्किम को छूट प्रोवाइड की गई है और वहां पर मात्र 36 सीटें हैं। तो अब आप ये जान गए कि अगर स्टेट वाइज पूछेगा तो आंसर क्या होगा? सिक्किम होगा। यूटी वाइज पूछेगा तो पुडुचेरी होगा। ओवरऑल पूछ लिया, ना तो स्टेट लिखा ना यूटी लिखा, तो भाई पुडुचेरी ही आप आंसर करेंगे। सबसे बड़ी कौन है आपको पता होगा? अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा कि सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नवंबर 2017 को भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
तो 30 नवंबर 2017 को भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे गहरोरुल हसन, और आज भी यानी कि 2021 में भी यही हैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। तो आज की डेट में भी आपको यही याद रखना है, गहरोरुल हसन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कार्य स्थल पर कर्मचारियों की संख्या इतने से ज्यादा है तो भारत में स्थित सभी कार्यस्थलों में महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का क्रियान्वयन करना होगा। तो देखिए 2013 में एक अधिनियम आया था, उसके अंतर्गत ये बोला गया था कि अगर कोई कहीं पर मान लीजिए कोई भी छोटा मोटा काम हो रहा है जहां पर 10 से ज्यादा लोग हैं, कोई भी कार्यस्थल है जहां पर 10 से ज्यादा लोग हैं और वहां पर महिला है, तो उन्हें सारे उन नियमों का पालन करना होगा जो कि महिला यौन उत्पीड़न से रिलेटेड हैं। उनके रोकथाम निषेध निवारण ये सब को उनको ध्यान रखते हुए काम करना होगा। और 10 लोग से ज्यादा वहां पर काम कर रहे हैं 2013 के अधिनियम के अंतर्गत। इससे क्या होगा, महिलाओं को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा, समानता मिलेगी और सुरक्षा की भी मतलब उनके अंदर सेफ्टी भी फीलिंग आएगी। ठीक है, चलिए तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती उसके प्रशासन का दायित्व किसका होता है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, इसको मोस्ट ऑफ द लोग आप लोग गलत कर देंगे। कुछ सेकंड का आपको देते हैं टाइम, आप इसका आंसर करिए मनी मन, फिर हम बताते हैं। जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती उसके प्रशासन का दायित्व किसका होता है? चलिए आप लोग ने गेस कर लिया होगा अभी तक। आप में से ज्यादातर लोग ने, हम कह सकते हैं कि उपराज्यपाल लगाया होगा। ठीक है, जो कि गलत आंसर है। क्यों गलत है? देखिए उपराज्यपाल तो ऑब्वियसली केंद्र शासित प्रदेश को गवर्न करता है, लेकिन 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 जो ये राष्ट्रपति होते हैं, उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं उपराज्यपाल को। तो जो दायित्व है वो राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति एक तरह से कह सकते हैं अपना नुमाइंदा भेज रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश में कि भाई आप जाओ, आप देखभाल करो और हमको रिपोर्ट करो। तो राष्ट्रपति की देखरेख में होता है यूटी हमारा जो होता है, ना कि उपराज्यपाल की देखरेख में। उपराज्यपाल तो एक तरह से कह सकते हैं उनका एक नुमाइंदा है जो वहां पर उपस्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्पहन कर एक प्रकार का कर है। देखिए इकोनॉमिक्स का एक बार फिर से क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 4 क्लास में हम लोगों ने देख लिया कि 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी हो गए थे, हम तो देख रहे थे। यानी कि 40 में से अगर 4 क्वेश्चन आपके पास इकोनॉमिक्स आ रहा है, 10% वेटेज दे रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाती है आपकी यूपीएसआई के लिए। तो इकोनॉमिक्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत छोटी छोटी डिफिनेशन है, बिल्कुल ऊपर वे में अगर आप ओरली भी पढ़ लेंगे तो आप इन क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, और आपने नहीं पढ़ा तो आप बिल्कुल भी इसको गेस नहीं कर पाएंगे। तो इस्पहन देखिए हिंदी इंग्लिश में सेम होता है। इस्पहन एक इकोनॉमिक्स थे, उनके नाम में ये सर नेम है, एग्जैक्ट पूरा नाम हमको नहीं पता। जैसे मेरा नाम है ना प्रकाश केसरवानी, वैसे उनका नाम लास्ट नेम था इस्पहन। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसके चलते इस्पहन कर बनाया गया था। वो थ्योरी थी मुद्रा लेन देन से रिलेटेड। किससे? मुद्रा लेन, यानी करेंसी एक्सचेंज से रिलेटेड। जब करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो ये इन्होंने दिया था कि जब हम एक्सचेंज करते हैं, करेंसी को लेन देन करते हैं, तो एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, इसकी वोलेटिलिटी कैसे डिफाइन की जानी चाहिए, कैसे कम या ज्यादा। तो इस पर जो थ्योरी दी थी ये इस्पहन साहब की थी, और इस्पहन कर इसी के तहत डिफाइन होता है। तो इसका ये आंसर होगा। अगर आप इकोनॉमिक पढ़े तो बहुत इजीली आप कर लेंगे, नहीं पढ़े तो आपके लिए पूरी तरह से नया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्वाचक नामावली के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा वक्तव्य सही है? निर्वाचक नामावली इलेक्टोरल जो लिस्ट होती है उसके संदर्भ में पूछ रहे हैं कौन कौन सा वक्तव्य सही है। तो इलेक्टोरल जो नाम लिस्ट है वो समानता प्रति वर्ष संशोधित किया जाता है ताकि उन सभी लोगों के नाम जोड़े जा सकें जिनकी आयु उस साल 1 जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी है, या फिर वे लोग जो चुनाव क्षेत्र में स्थानांतरित हुए हैं, या तथा उनके नाम हटाने के लिए जिनकी मृत्यु हो गई हो, या वे लोग जो उस क्षेत्र से बाहर चले गए। तो जी हाँ, ये पूरी तरह से स्टेटमेंट सही है। एक बार फिर से ध्यान से पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, और ये पूरी तरह से सही है। कैसे सही है देखिए, आपको पता है क्या होता है कि निर्वाचन इलेक्टोरल लिस्ट की बात की जाए तो हर साल 1 जनवरी को ये इसको सुधारा जाता है। सुधारा इस तरह जाता है कि भाई कई लोग 18 साल के हो गए होंगे तो उनका नाम दर्ज कर दिया जाएगा, कई लोग की मृत्यु हो चुकी होगी तो उनका नाम हटा दिया जाएगा, कई लोग अपनी लोकेशन से मूव करके दूसरी लोकेशन पहुंच चुके होंगे तो उनका उस लिस्ट में नाम आ जाएगा, और जो मूव करके पहुंचे हैं तो इस लिस्ट से नाम हट जाएगा। तो ये सब काम होता है, हर साल होता है। तो यही इन्होंने बोला है कि ये सामान्यतः प्रति वर्ष संशोधित किया जाता है। जी हाँ, प्रति वर्ष संशोधित किया जाता है, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन, निर्वाचक नामावली का अद्यतीकरण केवल चुनाव प्रचार के दौरान रोक दिया जाता है जब प्रत्याशियों का नामांकन संपन्न घोषित किया जाए। जी हाँ, देखिए ये भी सही है कि जब प्रत्याशियों का नामांकन संपन्न हो जाता है
तो अद्यतीकरण मतलब कि ये जो रेक्टिफिकेशन जो आप ये काम कर रहे थे उसको करेक्ट कर रहे थे उसको रोक दिया जाता है कि धांधली ना हो जाए, जबरदस्ती आप किसी को ना बोल दे कि ये लोग मेरे क्षेत्र में आ गए, इनको नाम ऐड कर दो, फिर ये आपको चुनाव में वोट दे देंगे। इस वजह से जब चुनाव प्रचार के दौरान जब प्रत्याशियों का नामांकन हो जाता है तो इसको रोक दिया जाता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के दोनों सही है। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पॉलिटी से, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से पॉलिटी पढ़िएगा। पॉलिटी क्लास भी हम आपके लिए शुरू करेंगे, 10 घंटे में पूरी पॉलिटी हम आपकी समाप्त करेंगे। चलिए आप कमेंट में लेकिन बताइएगा, तभी हम करेंगे ये सब क्लासेस आपके लिए, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा हमसे पढ़ना तब, ठीक है। अदरवाइज हम इतनी मेहनत करें यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं? देख कल भी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, आज फिर से डिस्कस कर देते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति इसके कौन से सदस्य हैं? तो देखिए इसमें कैबिनेट सचिव जो होते हैं, गृह सचिव जो होते हैं, आईबी और रॉ के जो चीफ होते हैं, ये सब मेंबर होते हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी केवल सही है, केवल बी। अब देखिए कल हमने आपको बताया था कैबिनेट सचिव के बारे में, तो इतनी बड़ी पोस्ट में भी है, तो कैबिनेट सचिव आज कौन है, इस समय कैबिनेट सचिव कौन है ये आप कमेंट में बताइएगा। कल हमने आपको बताया था, और किस क्वेश्चन में बताया था ये भी बता देते हैं। जो हमारे कैबिनेट सचिव होते हैं वो प्रशासनिक सेवा के हेड होते हैं। जो आप आईएएस पीसीएस देते हैं इसके हेड होते हैं कौन? कैबिनेट सचिव। तो आप बताइएगा आज के समय कैबिनेट सचिव कौन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2017 में आ भी चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? देखिए यूजुअली तो आपको पता होगा कि अकबर के बाद जहांगीर बैठे थे गद्दी पर, और जहांगीर के बाद शाहजहां बैठे थे गद्दी पर, लेकिन इसके बीच में 3 महीने का गैप था। कितना? 3 मंथ का गैप था। तो वही पूछ रहा है एक्चुअली, जो 3 मंथ का गैप था तो वास्तविक संस्थापक 3 महीने के लिए कौन बना था? तो आपको बता दें जहांगीर की 9 महारानियां थी। कितनी? 9 रानियां थी उनकी, और उसमें से एक थी नूरजहां, और नूरजहां के ही बेटे थे शाहजहां, ठीक है। तो नूरजहां ने अपने दामाद शाहजादा शहरयार को अपनी देखरेख में, मतलब चलाएंगे तो ये, लेकिन शाहजादा शहरयार को बना दिया था, उसका मुगल सम्राट का शासक बना दिया था। और ये 3 महीने थे, क्योंकि उस समय जो शाहजहां थे वे राजधानी से बहुत दूर थे। जब वो वापस लौटे 3 महीने बाद शाहजहां ने इनको गद्दी से हटा दिया और वापस गद्दी छीन ली, और उसके बाद आपको पता है शाहजहां ने मुगल सम्राट के शासक थे, ये आपको आगे पता है, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयकर अधिनियम के किस धारा के तहत आय में कटौती की जा सकती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का अगेन। तो देखिए आयकर अधिनियम की धारा 80C है, उसके तहत आप आय में कटौती कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए अगर आपके पापा लोग से अभी अगर आपकी डिस्कशन होती है तो आपको पता होगा कि 3 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं तो आपको पूरी तरह से आप आयकर बचा सकते हैं, लेकिन उसके बाद 1.5 लाख रुपए तक कुछ चीजें ऐसी कंडीशन है जो कि धारा 80C में है। आप दिखा सकते हैं कि आप ये 1.5 लाख रुपए तक ये काम करे हैं, तो उसके तहत आपको 1.5 लाख रुपए में और छूट मिल जाती है, और थोड़ा सा और मिल जाती है 50,000 रुपए अगर एक और छूट मिलती है, वो भी धारा 80C में मेंशन है। अगर आप उसको दिखा दें, यानी टोटल अगर बात की जाए 5 लाख तक आप आयकर में छूट ले सकते हैं अगर आप 5 लाख तक सालाना कमाते हैं। तो ये छूट मिल रही है 1.5 लाख और ये 50,000 की हमने बात की। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने क्या कर दिया? आय में कटौती कर दी। आपने कह दिया नहीं हमारी आय तो 3 लाख है, क्योंकि इसको आपको धारा 80C के अंतर्गत छूट मिल गई। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि किस अधिनियम के तहत आप आय में कटौती कर सकते हैं जिससे कि आपका आयकर बच जाए। तो ये धारा 80C है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग यूज करते हैं, सर्विसमैन यूज करते हैं। भाई कौन अपना टैक्स नहीं बचाएगा? ये 2 लाख रुपए का टैक्स कौन देना चाहेगा? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घोटाले के बारे में ऐसा जाना जाता है, माना जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के कारण इसका पर्दाफाश हुआ? देखिए आरटीआई एक्ट, सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2003 के अंतर्गत ये माना जाता है कि आदर्श आवास घोषणा और कोयला ब्लॉक घोटाला, ये दोनों को पकड़ा गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ए और सी, आदर्श आवास योजना घोटाला और कोयला ब्लॉक घोटाला, इसके अंतर्गत ये पकड़े गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महामारी की स्थिति में सरकार मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है और आम नागरिक के हित के लिए कुछ प्रतिबंध लागू कर सकते? देखिए इसका आंसर तो हम आज बता देते हैं आपको, लेकिन इसकी डिटेल पूरी स्टडी करें। डिटेल मतलब कि हम आपको पूरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसको पढ़ाएंगे, ये कल की क्लास में पढ़ा देंगे क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर काफी लेंथी हो चुका है। तो इसका आंसर जान लीजिए, वो ये है कि जब भी कोई महामारी की स्थिति होती है, और आज तो आप बहुत आसानी से रिलेट भी कर सकते हैं, कोरोना चल रहा है, तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है
तो आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार है इस पर प्रतिबंध लग जाता है, आपका स्वतंत्रता का अधिकार हनन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, डिटेल में आपको कल बताएंगे पूरे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, किस पार्ट्स में आते हैं, कौन कौन से आर्टिकल है। कल हम इस क्वेश्चन से दोबारा शुरू करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष की सश्रम कारावास सजा सुनाई, जबकि वे मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो चुके थे? तो देखिए, एक मामला था एंकोरेज मामला। इन्होंने बाल शोषण यौवन का मामले में ये फंसे थे। इनको मुंबई हाई कोर्ट ने देखिए रिहा कर दिया था, लेकिन फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा, तो इनको वापस सजा दे दी गई थी। 6 साल की सजा सुनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी। तो देखिए कितना डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इस बात को ध्यान दीजिए, कैसे कैसे केस खोद खोद के पूछे जा रहे हैं। तो यूपीएसआई के लिए अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको मूल विधि और पॉलिटी में बहुत ही ज्यादा फोकस करना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इसी वजह से हम ये जो वीडियोस बना रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहे। 20 क्वेश्चन में कभी कभी हमें 30 मिनट लग जा रहा है, 25 से 30 मिनट लग जा रहा है, क्योंकि हम इनका एक्सप्लेनेशन आपको इतना डिटेल में कर रहे हैं। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आप कमेंट में ये बताइएगा कि ये जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वीडियोस हमारे लेंथी हो जा रहे हैं, आपको एक्सप्लेनेशन सही लग रहे हैं, ऐसे ही हम पढ़ाते रहें, या आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करना चाहेंगे? और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हमने आज आपसे पूछा कैबिनेट सचिव आज फिलहाल कौन है हमारे आज के वर्तमान, तो आप इसका आंसर जरूर करिएगा। एक्टिव रहिए, हम भी मोटिवेटेड रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।